हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो शेयरिंग व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं? तो दोस्तों, ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है यूट्यूब, बी में दिया है किंडल, सी में दिया है फ्लिपकार्ट और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, यूट्यूब। यूट्यूब जो है एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, ठीक है। किंडल एक अमेजोन में जो रीडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, किंडल का उपयोग। और फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। दोस्तों, यूट्यूब एक निःशुल्क वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जिस पर यूजर वीडियो देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और उन पर कमेंट भी कर सकते हैं। यूट्यूब ना केवल दुनिया का सबसे लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म है, बल्कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा शेयर किए जा सकते हैं। यूट्यूब को साल 2005 में पेपल के 3 पूर्व कर्मचारियों स्टीव चैन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम ने बनाया था। इसका मुख्यालय सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया में है। नवंबर 2006 में गूगल ने इसे 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था और अब यह गूगल की सहायक कंपनी बन गया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? ए में दिया है थंडरबोल्ट, बी में दिया है यूएसबी, सी में दिया है सीरियल पोर्ट और डी में दिया है पैरेलल पोर्ट। तो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, थंडरबोल्ट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया है। तो ए में दिया है ट्यूनिंग प्रक्रिया, बी में दिया है ट्वीकिंग प्रक्रिया, सी में दिया है ट्वीटिंग प्रक्रिया और डी में दिया है ट्रीटिंग प्रक्रिया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, ट्यूनिंग प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? तो ए रहा ऑप्शन। ए में दिया है प्रथम जनरेशन, बी में दिया है द्वितीय जनरेशन, सी में दिया है तृतीय जनरेशन और डी में दिया है चतुर्थ जनरेशन। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है सी नंबर, तृतीय जनरेशन। तीसरी पीढ़ी जो 1965 से 1980 तक चला, तीसरी पीढ़ी ने टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग को जन्म दिया, जिससे संसाधन साझाकरण और दक्षता में वृद्धि हुई। यानी मल्टीटास्किंग, एक बैठ के हम लोग अनेक काम कर सकते हैं, जिसको मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो ए में दिया है रैंडम फाइल, बी में दिया है ट्रांजैक्शन फाइल, सी में दिया है मास्टर फाइल और डी में दिया है सीक्वेंटियल फाइल। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है सी नंबर, मास्टर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 1 टेराबाइट मेमोरी में कितना बाइट्स होता है? तो ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है 10 24 गुणित 10 24 बाइट, बी में दिया है 10 24 गुणित 10 24 गुणित 10 24 बाइट, सी में दिया है 10 24 4 बार है बाइट्स, ठीक है, और डी में दिया है 10 24 5 बार है बाइट्स। तो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर, 10 24 गुणित 4 बार है 10 24, ठीक है, 10 24 गुणित 10 24 गुणित 10 24 गुणित 10 24 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सडी पिक्चर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सडी पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। एक्सडी का क्या तात्पर्य है? ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है EX डिजिटल, बी में दिया है एक्सट्रीमी डिजिटल, सी में दिया है एक्स्ट्रा डिजिटल और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, एक्सट्रीम डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है H, बी में दिया है @ सी में दिया है एंड्स और डी में दिया है इक्वल टू, मतलब बराबर, ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, इक्वल टू, बराबर। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल में सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए बराबर चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला हमेशा इसी चिन्ह से शुरू होता है। इसके बाद फॉर्मूले को दर्शाने वाला एक खास टैग होता है। उदाहरण के लिए जैसे बराबर B1 + B2 + B3।
एक फार्मूला है जो B1 से B3 सेल मानों को जोड़ता है। इसी तरह अगर आपको एक्सेल शीट में A1 से A5 तक 5 सेल वैल्यू जोड़नी है तो आप बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूले में स्थिरांक भी होते हैं जो संख्यात्मक मान होते हैं। इसके अलावा गणना संचालक जैसे प्लस, माइनस, तरंकन या फॉरवर्ड स्लैश चिन्ह भी फार्मूले में शामिल किए जा सकते हैं। फार्मूले बनाना और संपादित करना आसान बनाने के लिए है। फार्मूला ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए बराबर चिन्ह और शुरुआती अक्षर या डिस्प्ले ट्रिगर टाइप करने के बाद वेब के लिए एक्सेल सेल के नीचे मान्य कार्यों, तर्कों और नामों की एक ड्राफ्ट डाउन सूची दिखाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। ए में दिया है रिबन, बी में दिया है इंक यानी स्याही, सी में दिया है पाउडर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ए नंबर रिबन। थर्मल प्रिंटर में थर्मल पेपर, रिबन और मोम का इस्तेमाल होता है। थर्मल प्रिंटर में स्याही, टोनर का इस्तेमाल नहीं होता है। इसकी बजाय प्रिंट हेड थर्मल पेपर की सतह पर गर्मी और दबाव लागू करता है। गर्मी और दबाव की वजह से कागज़ काली हो जाता है और उस पर छवि या टेक्स्ट बन जाता है। थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर में भी थर्मल पेपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ ही रिबन और मोम भी इस प्रिंटर में गर्म प्रिंटेड से निकलने वाली गर्मी रिबन पर लगी मोम या रोल कोटिंग को पिघला देती है। फिर पिघली हुई मोम या रोल का रिबन से थर्मल पेपर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर से स्थायी प्रिंट बनता है। थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर में इस्तेमाल होने वाले रिबन को आमतौर पर विनाइल, पॉलिएस्टर, नायलॉन या किसी दूसरी मोटी सामग्री से बनाया जाता है। थर्मल प्रिंटर की खासियतें क्या है कि थर्मल प्रिंटर तेज़ रफ्तार से काम करते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, इनके रखरखाव की ज़रूरत भी कम होती है। थर्मल प्रिंटिंग से प्रिंटिंग की लागत कम आती है और काम भी तेज़ी से होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ए में दिया है ओपेरा, बी में दिया है बिंग, सी में दिया है गूगल और डी में दिया है याहू। तो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर। तो निम्न में से कौन सा एक प्रोग्राम सर्च इंजन नहीं है, तो क्या है ओपेरा। ठीक है दोस्तों, ओपेरा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, यह एक नॉर्वे की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी का प्रोग्राम है। इनके अलावा यह भी सर्च इंजन नहीं है। सफारी iOS के लिए एक ब्राउज़र है। सफारी के लिए डिफ़ॉल्ट खोज इंजन के रूप में वेबकिट का इस्तेमाल होता है। क्रोम एक ब्राउज़र है, यह वेब सर्वर पर मौजूद वेब पेजों से जानकारी को पुनः प्राप्त करने और देखने के लिए सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया वेबसाइट है। इसे अमेरिकी व्यवसाय मेटा प्लेटफॉर्म के स्वामित्व वाली कंपनी चलाती है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ए में दिया है जेनिक्स, बी में दिया है विंडोज 7, सी में दिया है यूनिक्स और डी में दिया है उबुंटू। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर है डी नंबर उबुंटू। उबुंटू लिनक्स से निकला हुआ प्रचलन तंत्र है। यह सबसे पहले 2004 के अक्टूबर माह में आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच लिंक करता है। लिनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग किया गया है। ए में दिया है वाइंडवेयर, बी में दिया है मालवेयर, सी में दिया है हार्मफुल वेयर और डी में दिया है यूनिथिकल वेयर। तो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है। ए में कंप्यूटर हार्डवेयर, बी में दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी में दिया है कंप्यूटर वैक्सीन और डी में दिया है कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है बी नंबर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस एक तरह का भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इसे मैलवेयर भी कहा जाता है। वायरस कंप्यूटरों के बीच फैलता है और डेटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। वायरस कंप्यूटर को प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने, फाइलों को हटाने या हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। कुछ वायरस सिर्फ खुद को दोहराते हैं या नेटवर्क को ट्रैफिक से भर देते हैं। वायरस संवेदनशील जानकारी तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। इसमें व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी, क्रेडिट, बैंक जानकारी, पते और अन्य वित्तीय डेटा भी शामिल हो सकते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ए में दिया है बग, बी में दिया है इंटरप्ट, सी में दिया है वायरस और डी में दिया है क्रैकर। उसका सही जवाब है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण माध्यम सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। ए में दिया है मैग्नेटिक डॉट्स यानी चुंबकीय डॉट्स, बी में दिया है लाल रंग लेजर बीम, सी में दिया चुंबकीय स्ट्रिप और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह है बी नंबर, लाल रंग लेजर बीम। भंडारण मीडिया जैसे कि सीडी का उपयोग करके जानकारी को पढ़ा और लिखा जाता है। लाल प्रकाश की एक लेजर किरण चुंबकीय बिंदु चुंबकीय पट्टियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेशन क्या है? ए में दिया चित्र बनाना, बी में स्थिर चित्रों को गति देना, सी में प्रिंट निकालना, डी में ग्राफ में चित्रों को बदलना। इसका सही जवाब है वह है बी नंबर, स्थिर चित्रों को गति देना। एनिमेशन एक व्यापारिक कला है जिसमें स्थिर छवियों को गतिशील बनाया जाता है। यह छवियां 2D या 3D हो सकती है। एनिमेशन में क्रमिक चित्रों, मॉडलों या कठपुतलियों की तस्वीरों को खींचकर गति का भ्रमण पैदा किया जाता है। एनिमेशन के जरिए किसी फिल्म, टीवी शो या वीडियो गेम में पात्रों को जीवंत बनाया जाता है। एनिमेशन बनाने के लिए एक या एक से ज़्यादा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई खास असर पैदा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ए में दिया है इंकजेट प्रिंटर, बी में दिया है लेजर प्रिंटर, सी में दिया है थर्मल प्रिंटर और डी में दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका सही जवाब है वह बी नंबर, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है। सबसे तेज गति वाले रंगीन लेजर प्रिंटर प्रति मिनट 100 से अधिक यानी कि 6000 पृष्ठ प्रति घंटा मुद्रित कर सकते हैं। अत्यधिक उच्च गति वाले लेजर प्रिंटरों का प्रयोग निजीकृत दस्तावेजों जैसे क्रेडिट कार्ड या सुविधा बिलों के सामूहिक प्रेषण के लिए किया जाता है और कुछ वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में इनकी प्रतिस्पर्धा लिथोग्राफी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है? ए में दिया है ISDN, बी में दिया है DSL, सी में दिया है VDU और डी में दिया है मोडेम। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, ISDN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? ए में दिया हार्ड डिस्क, बी में दिया है रोम, सी में दिया है रैम और डी में दिया है बायोस। दोस्तों इसका सही जवाब है वह है डी नंबर, बायोस। बायोस यहाँ कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसका मेन वर्क कंप्यूटर में हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है। बायोस जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका खास कार्य तब शुरू होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इसकी हेल्प से ही कंप्यूटर के संपूर्ण कंपोनेंट सही ढंग से वर्क कर पाते हैं। बायोस एक तरह से सॉफ्टवेयर का रूप होता है और इसको मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है। इसका आकार छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते? ए में दिया है फ्लॉपी डिस्क, बी में दिया है हार्ड डिस्क, सी में दिया है CD रोम और डी में दिया है टेप ड्राइव। इसका सही जवाब है वह है CD रोम। दोस्तों CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक रीड ओनली मेमोरी है यानी इसमें डेटा लिखा या मिटाया नहीं जा सकता। CD रोम पर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और वीडियो जैसी फाइलों को स्टोर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर गेम, एप्लीकेशन या मल्टीमीडिया कंटेंट जैसी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। CD रोम पर डेटा को एक सर्पिकल ट्रैक में एनकोड किया जाता है जो डिस्क के केंद्र से शुरू होकर किनारे तक फैला होता है। CD रोम ड्राइव में मौजूद लेजर बीम इस ट्रैक को पढ़ता है और डाटा को कंप्यूटर में फीड करता है। CD रोम स्पष्ट पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है जो परावर्तक सामग्री से लोपित होती है और यह एक सुरक्षात्मक लाख का आवरण होता है। एक CD रोम में करीब 700 मेगाबाइट्स डेटा स्टोर किया जा सकता है जो लगभग 3 लाख टाइपराइटेड पेज के बराबर होता है। CD रोम को केवल CD रोम रीडर से ही पढ़ा जा सकता है। सामान्यतः रीडर इससे डेटा नहीं पढ़ सकते। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? ए में दिया है MS DOS,
बी में दिया है यूनिक्स, सी में दिया है विंडोज और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंट उपलब्ध हैं। ये ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, 3 और सी में दिया है 3 और डी में दिया है 5। दोस्तों इसका सही जवाब है और बी नंबर 2। पेज ओरिएंटेड के दो मूल प्रकार हैं, पोर्ट्रेट जिसको लंबरूप और लैंडस्केप क्षैतिज। ठीक, अधिकांश मॉनिटर में एक लैंडस्केप डिस्प्ले होता है, अधिकांश हम लोग मॉनिटर देखते हैं उसमें लैंडस्केप डिस्प्ले होता है, जबकि अधिकांश डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट उपयोगकर्ता को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ब्राउजर, सी डाउनलोडर और डी है गूगल सर्च। इसका सही जवाब है वह है बी ब्राउजर। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे ब्राउजर कहा जाता है। ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे ब्राउजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे एमएस डॉस फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। तो ये रहा ऑप्शन, ए में दिया है AIDS, बी में दिया है ब्रायन, सी में दिया है फ्राइडे और डी में दिया है सोबिंग। तो सही जवाब है वह है बी ब्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीजी का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए होता है। तो ए में दिया है श्रव्य, बी में दिया है चलचित्र, सी में दिया है स्थिर चित्र और डी में दिया है उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वह है सी नंबर, स्थिर चित्र। किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है। ए में दिया है कोष्टक के माध्यम वाक्यांश लिखकर, बी में बोल्ड वाक्यांश लिखकर, सी में उद्धरण चिन्ह के माध्यम वाक्यांश लिखकर या डी में इटैलिक में वाक्यांश लिखकर। तो इसका सही जवाब है वह सी नंबर, उद्धरण चिन्ह के माध्यम वाक्यांश लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है। तो ए में दिया है TDMA, बी में दिया है CDMA, डी में दिया है सी में दिया है FDMA और डी में दिया है FGMA। दोस्तों इसका सही जवाब है वह है सी नंबर, FDMA यानी फ्रीक्वेंसी डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिविजनल मल्टीपल एक्सेस FDMA एक चैनल एक्सेस विधि है। इसमें उपलब्ध बैंडविड्थ को अलग अलग फ्रीक्वेंसी चैनलों में बांटा जाता है और हर एक उपयोगकर्ता को एक अलग फ्रीक्वेंसी चैनल या बैंडविड्थ का एक हिस्सा दिया जाता है। इस तरह कई यूजर एक ही संचार चैनल जैसे माइक्रोवेव, बीम या समकक्षी केबल के जरिए एक साथ लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर डेटा भेज सकते हैं। इस प्रक्रिया को समांतर डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। FDMA का इस्तेमाल आमतौर पर दूसरे मल्टीपल एक्सेस प्लान के साथ मिलाकर किया जाता है। इसमें स्पेक्ट्रम को बड़े सब बैंड में बांटा जाता है और हर सब बैंड एक बड़े समूह के यूजर को सर्विस देता है। इस समूह के अंदर एक और मल्टीपल एक्सेस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए GSM, सेलुलर, मोबाइल नेटवर्क और उपग्रह प्रणालियों में FDMA TDMA का इस्तेमाल किया जाता है। FDMA की कुछ खास बातें, यह डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के सिग्नलों के साथ काम करता है। इसमें समय से जुड़ी समस्या नहीं होती जो कि TDM में होती है। आवृत्ति फिल्टरिंग की वजह से इसमें CDMA जैसी निकट दूर की समस्या नहीं होती। इसमें हर यूजर को अलग अलग आवृत्ति स्लॉट मिलता है जिससे वह अलग अलग आवृत्तियों पर संचार कर सकता है और डेटा पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। ए में दिया है PHP, बी में दिया है CH, सी में दिया है कॉफी कप, डी में दिया है पाइथन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह है PHP। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है जो मुख्य रूप से वेब विकास के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन इसे सामान्यतः प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। यह मूल रूप से 1994 में रस्मस लेदरफोर्ड द्वारा बनाई गई थी। कॉफी कप HTML एडिटर एक फ्रीवेयर टूल है जो HTML/CSS का उपयोग करके वेब पेजों को विकसित करना आसान बनाता है। विंडोज PC पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी उतना ही आसान था। वेब पेज का लाइव प्रीव्यू टूल द्वारा प्रदान की जाने वाली एक आसान सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखते हैं। ये रहा ऑप्शन, पहला क्विकहेल, बी में है कास्पर स्काई, सी में है नॉर्टन और डी में है पाइथन। तो इसमें से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है।
तो दोस्तों ए क्विक हेल्प एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कास कास्पर स्काई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो पाइथन नहीं है, तो इसका सही जवाब देखते हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्याख्या की गई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे गुइडो वैन रोसुम ने विकसित किया था और साल 1991 में इसे जारी किया गया था। ठीक, पाइथन को शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल भाषा माना जाता है। यह कई प्लेटफॉर्म पर चल सकता है और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मुफ्त है। पाइथन में लिखे गए कोड को आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। इसे सीखना अपेक्षाकृत आसान होने की वजह से कई गैर प्रोग्राम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पाइथन का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कार्य संचालन, डेटा विश्लेषण, डेटा विजुअलाइजेशन, वेब डेवलपमेंट में सर्वर से डेटा भेजना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटाबेस से संचार करना, यूआरएल रूटिंग और सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है, देखते हैं। ए में दिया है उबंटू, बी में दिया है डेबियन, सी में दिया है ओपन सोलारिस और डी में दिया है कैंडल। तो इसका सही जवाब है वह है कैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। ए में दिया है फिशिंग, बी में दिया है स्निफिंग, सी में दिया है स्पूफिंग और डी में दिया है स्टाइलिंग। तो इसका सही जवाब है वह है स्टाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएससी की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ए में दिया है 4D प्रिंटिंग, बी में दिया है 3D प्रिंटिंग, सी में दिया है वेब प्रिंटिंग या डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कैड मॉडल या डिजिटल 3D मॉडल से त्रिआयामी ऑब्जेक्ट का निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए में दिया है इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट, बी में दिया है इंटरनेट प्रोवाइडर, सी में दिया है इंटरनेट, सी में दिया है इंट्रानेट प्रोसीड्यूर, डी में दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों, इंटरनेट में डिवाइस की पहचान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अनोखे पता को IP एड्रेस कहते हैं। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर कनेक्टेड डिवाइस को पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है। यह एक बाइनरी में लिखी लंबी संख्या होती है। IP एड्रेस की मदद से नेटवर्क पर जुड़े डिवाइस के बीच सूचना भेजी और ली जाती है। IP एड्रेस इंटरनेट के काम करने का अहम हिस्सा है। इसकी मदद से इंटरनेट पर मौजूद अलग अलग कंप्यूटर, राउटर और वेबसाइटों को पहचाना जा सकता है। साथ ही IP एड्रेस से यह भी पता चलता है कि कोई कंप्यूटर भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है। IP एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक डायनेमिक IP एड्रेस और दूसरा है स्टैटिक IP एड्रेस। तो बात करते हैं डायनेमिक IP एड्रेस की। तो इसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP अस्थायी तौर पर किसी डिवाइस को देता है। यह गुमनामी और सुरक्षा का एक स्तर देता है, ठीक है, क्योंकि समय समय पर IP एड्रेस बदलता रहता है। इससे किसी खास डिवाइस या यूजर्स को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब स्टैटिक IP एड्रेस, यह एक निश्चित पता होता है जो स्थिर रहता है। इसे डिवाइस पर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, आमतौर पर यह अतिरिक्त लागत पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सर्वप्रथम खालिस्तान वायरस के रूप में माना जाता है। तो कौन सा है वह। ए में दिया है किपर, बी में दिया है घोस्ट बॉल, सी में दिया है ब्रैन और डी में दिया है कैस्केड। तो इसका सही जवाब है वह सी नंबर, ब्रैन। इन दी वाइल्ड पहला PC वायरस एक बूट क्षेत्र का वायरस था जो सी ब्रेन कहलाता था। इसे फारूक अलवी ब्रदर्स के द्वारा 1986 में बनाया गया तथा लाहौर, पाकिस्तान के बाहर संचालित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की है, कौन सी है। ए में दिया है Ctrl+F, बी में दिया है Ctrl+Shift+ छोटे ब्रैकेट और सी में दिया है Alt+P और डी में दिया है Alt+H। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह है बी नंबर, Ctrl+Shift+ छोटे ब्रैकेट। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट का आकार बदलने के लिए इन कीवर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। ए में दिया है साउंड सिंथेसाइजर, बी में दिया है स्टैम्पर, सी में दिया है स्पीकर्स और डी में दिया है सेटअप बॉक्स।
इसका सही जवाब वो है ए नंबर साउंड सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग आप अपनी खुद की ध्वनि डिजाइन करने के लिए कर सकते हैं। एनालॉग सिंथेसाइजर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करते हैं, जबकि डिजिटल और सॉफ्टवेयर सिंथेसाइजर बाइनरी कोड एल्गोरिदम और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने हेतु आवश्यक कमांड है। ए में दिया है कमांड F5, बी में दिया है कंट्रोल प्लस F, सी में दिया है कमांड F7 और डी में दिया है अल्टर प्लस H। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है कंट्रोल प्लस F। तो फाइंड एंड रिप्लेस को एक्टिव करने के लिए कंट्रोल प्लस F करते हैं तो फाइंड ऑप्शन खुलता है, और कंट्रोल प्लस H करते हैं तो रिप्लेस। ठीक है, डायलॉग बॉक्स वही रहता है लेकिन उसमें फाइंड रिप्लेस और एक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है। ए में दिया है मुद्रा रहित कैशलेस यानी लेन देन, बी में दिया है पॉइंट ऑफ सेल, सी में दिया है डिजिटल पेमेंट और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी। पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए एक हार्डवेयर प्रणाली है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के चुंबकीय स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एम्बेडेड है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी, जब किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग किसी चीज़ के भुगतान के लिए किया जाता है तो एक पारंपरिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS टर्मिनल पहले चुंबकीय पट्टी को पढ़ता है ताकि व्यापारी को हस्तांतरण के लिए पर्याप्त धनराशि की जांच की जा सके, फिर हस्तांतरण किया जा सके, फिर बिक्री लेन देन दर्ज किया जाता है और एक रसीद मुद्रित या खरीदा को ईमेल या संदेश के माध्यम से भेजी जाती है। व्यापारी या तो POS टर्मिनल खरीद या पट्टे पर ले सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे नकदी प्रवाह को कैसे प्रबंधित करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल के ब्लैंक उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस है। ए में दिया है फायरवायर, बी में दिया है iLink, सी में दिया है USB और डी में दिया है ब्लू रे। तो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर फायरवायर। फायरवायर यह एक हाई स्पीड सीरियल बस है जिसे एप्पल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट द्वारा विकसित किया गया है, जो 63 बाहरी उपकरणों के कनेक्शन की अनुमति देता है। फायरवायर को आमतौर पर IEEE यानी IEEE 1394 मानक के रूप में भी जाना जाता है और यह विभिन्न नामों जैसे iLink या लिंक्स के तहत प्रकट हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म या कंपनी प्रौद्योगिकी को लागू करती है। मूल IEEE 1394 विनिर्देशों को 100, 200 और 400 Mbps प्रति सेकंड मिलियन बिट्स की गति के लिए अनुमति दी गई है। IEEE 1394B 800, 1600 और 3200 Mbps की गति प्रदान करता है। IEEE 1394 इस प्रकार मल्टीमीडिया जैसे उच्च बैंडविड्थ अनुप्रयोगों के लिए एक उच्च गति वाली बस डिजाइन आदर्श है। इसके अलावा IEEE 1394 प्लग एंड प्ले कनेक्शन हॉट स्वाइपिंग समान बस में कई गति और समकालिक डेटा ट्रांसफर के साथ साथ परिधीय उपकरण को पावर प्रदान करने का समर्थन करता है। समकालिक डेटा स्थानांतरण उन उपकरणों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें वास्तविक समय में बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, जैसे वीडियो कैमरा या डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ए में दिया है TCP, बी में दिया है HTTP, सी में दिया है FTP और डी में दिया है TFTP। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है HTTP, बी नंबर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP वर्ल्ड वाइड वेब की नींव है और इसका उपयोग हाइपर टेक्स्ट लिंक का उपयोग करके वेब पेज लोड करने के लिए किया जाता है। HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसे नेटवर्क डिवाइस के बीच सूचना स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक की अन्य परतों के शीर्ष पर चलता है। HTTP पर एक सामान्य प्रवाह में क्लाइंट मशीन द्वारा सर्वर से अनुरोध करना शामिल होता है जो फिर एक प्रतिक्रिया संदेश भेजता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब साइट का उपयोग क्यों किया जाता है? ए में दिया है इमेज देखने के लिए, बी में दिया है कहानियाँ पढ़ने के लिए, सी में दिया है वीडियो देखने के लिए और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है सी नंबर, वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर राइट वायरस है तो कौन सा है, कौन सा वायरस है? देखते हैं। ए में है सर्वर वायरस, बी में है डोस वायरस, सी में है विंडोज़ वायरस और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर, विंडोज वायरस। साइबर राइट्स 1993 के अंत में यूएसए में पाया गया था। साइबर राइट का पहला उन्नत विंडोज वायरस है। इससे पहले विंडोज वायरस बोझिल, फैलने में धीमी और तकनीकी रूप से काफ़ी अल्पविकसित थे। हालांकि साइबर राइट्स विंडोज वातावरण में एक वास्तविक खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीआर का मतलब यानी फुल फॉर्म क्या है? ए में दिया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर्स, बी में दिया है ऑप्शनल कैरेक्टर रिकग्नाइजर्स, सी में दिया है अ तथा ब दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर्स। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर्स ओसीआर एक ऐसी तकनीक है जो मुद्रित दस्तावेजों को डिजिटल इमेज फाइलों में बदल देती है। यह एक डिजिटल कॉपी मशीन है जो स्कैन किए गए दस्तावेज को मशीन पठनीय पीडीएफ में बदलने के लिए ऑटोमेशन का उपयोग करती है, जिसे आप संपादित कर और साझा कर सकते हैं, जिसको हम एडिटर फॉर्मेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? ए में दिया है KWERTY, बी में दिया है QUERTY, सी में दिया है QWERTY और डी में दिया है CLEARIT। तो इसका सही जवाब है वह है सी नंबर, QWERTY। QWERTY लेआउट को 1870 के दशक की शुरुआत में क्रिस्टोफर लैथम सोल्स द्वारा तैयार और बनाया गया था। अक्टूबर 1867 में सोल्स ने अपने शुरुआती लेखन मशीन के लिए एक पेटेंट आवेदन दायर किया, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों क्लोरोस ग्रिडेन और सैमुअल डब्ल्यू सोलिक की सहायता से विकसित किया था। सोल्स द्वारा निर्मित पहले मॉडल में पियानो जैसी कीबोर्ड इस्तेमाल किया गया था, जिसमें वर्णों की 2 पंक्तियां वर्णानुक्रम में व्यवस्थित थी। एक मानक कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती है। अल्फ़ाबेट्स में 26 कुंजियां होती है। यह अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों को बनाने और अतिरिक्त कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बटनों से बना होता है। एक फुल साइज कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 तक की की होती है। हालांकि कॉम्पैक्ट सिस्टम या लैपटॉप में इन कीज की संख्या कम होती जा रही है। कीबोर्ड कितना भी छोटा हो, उसमें अल्फ़ाबेट के साथ फंक्शन की ज़रूर होती है और ये फंक्शन की 12 फंक्शन की हैं, जो F1 से लेकर F12 तक होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे इंटरेस्टिंग जीके वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,